Hello students, a warm welcome to our session. Today we will discuss about current affair of April week 1. आज हम लोग बात करेंगे अप्रैल वीक 1 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर. अच्छे तरीके से देखना है, समझना है. साथ साथ पूरी इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाए उससे रिलेट करती हुई उसे भी आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना और समझना है. स्टार्ट करते हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक के साथ. और अप्रैल के फर्स्ट वीक का पहला न्यूज़ हमारा आता है ये HAL. सभी को पता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, एरोस्पेस कंपनी है जो एरोस्पेस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स को बनाती है, जिसका नाम क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में. किसका? HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का. अभी हाल ही में इन्होंने फर्स्ट फ्लाइट टेस्टिंग की है. किसकी? तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की, बेंगलुरु में. तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में HAL ने किसकी टेस्ट फ्लाइटिंग की है? तो वो कौन सा है? फर्स्ट फ्लाइटिंग ऑफ इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम क्या है? तेजस मार्क 1A. तेजस मार्क 1A की अभी हाल ही में जो फर्स्ट फ्लाइटिंग की है किसने? HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने इसको बनाया और इसकी अभी हाल ही में टेस्टिंग की है. इसकी तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की. कहाँ पर हुई है ये टेस्टिंग? बेंगलुरु में. ठीक है. बात किसकी चल रही थी? HAL की. तो HAL का एक और न्यूज़ भी था. HAL का एक और न्यूज़ था कि HAL ने 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट बनाए, डॉर्नियर 228 प्लेन्स, जिनका नाम क्या था? डॉर्नियर 228. इसको अभी हाल ही में गुयाना को ट्रांसफर किया है. गुयाना नाम का देश सभी ने सुना होगा. गुयाना को ट्रांसफर किए, मतलब इंडिया वाले जो है एयरक्राफ्ट बनाकर, प्लेन्स बनाकर बाहर सप्लाई कर रहे हैं. मतलब इंडिया वाले बाहर सप्लाई कर रहे हैं, समझ रहे होगे. देखो ये पैकिंग पुकिंग करके इस एयरक्राफ्ट की, इस प्लेन की, ये गुयाना में सप्लाई हो रहे हैं. इसको बना कौन रहा है? इसको बनाया HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बनाए डॉर्नियर 228 प्लेन्स. मतलब 2 प्लेन ही थे, ये नहीं कि 228 थे. इसका जो वर्जन है वो था 228. तो डॉर्नियर 228 नाम का जो प्लेन्स हैं, 2 प्लेन्स हैं, इसको अभी हाल ही में गुयाना को ट्रांसफर किए हैं. गुयाना की डिफेंस फोर्सेस को यहाँ पर ट्रांसफर किए हैं इंडिया ने. इंडिया में किस कंपनी ने? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सेक्टर एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर पड़ता है, जो 1940 में बनी थी. कौन सी कंपनी? HAL. तो दोबारा सुन लो, HAL ने क्या क्या किया. HAL ने 2 डॉर्नियर 228 प्लेन्स गुयाना की डिफेंस फोर्सेस को दिए. उसके साथ HAL ने तेजस मार्क 1A फाइटर जेट का अभी हाल ही में फर्स्ट फ्लाइट, उसका मतलब टेस्टिंग की है. ठीक है. दोनों काम किसने किए? HAL ने. ठीक है. आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की और नेक्स्ट न्यूज़ आता है राजस्थान. राजस्थान में बना वर्ल्ड का पहला ओम की शेप का आइकॉनिक टेम्पल. ये आपको दिख रहा है? ये देखो ऐसा मंदिर, इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 108 तो कमरे हैं. ये ओम की शेप का आपको ये दिख रहा होगा. ओम की शेप का ये आइकॉनिक टेम्पल जो है कहाँ पर बनाया गया है? ये बना है राजस्थान के अंदर, पाली डिस्ट्रिक्ट में बना वर्ल्ड का पहला ओम शेप आइकॉनिक टेम्पल. ओम शेप आइकॉनिक टेम्पल बनाया गया. तो पता चल चुका है कि वर्ल्ड का पहला ओम शेप आइकॉनिक टेम्पल जो है वो कहाँ पर बनाया गया है? वो बनाया गया है राजस्थान के पाली में. वर्ल्ड का पहला है, समझ गए होंगे. वर्ल्ड का पहला ओम शेप का आइकॉनिक टेम्पल राजस्थान के पाली में बना है. ठीक है. बात किसकी चल रही है? सर राजस्थान की. राजस्थान के बारे में हमें ये पता है कि राजस्थान 30 मार्च को अपना फाउंडेशन डे मनाता है. कल ही आप लोगों को बताया था 30 मार्च फाउंडेशन डे होता है कौन से स्टेट का? राजस्थान का. तो ये 2 बातें हो गई राजस्थान के बारे में. पहला आया कि ओम शेप का आइकॉनिक टेम्पल, वर्ल्ड का पहला ऐसा आइकॉनिक टेम्पल कहाँ पर बना है? राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में. राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में. और उसके साथ साथ दूसरा पता चला, राजस्थान 30 मार्च को अपना एस्टेब्लिशमेंट डे, स्टेटहुड डे मनाता है. ठीक है. तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गए, दोनों के दोनों पॉइंट राजस्थान के बारे में. आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की और. नेक्स्ट न्यूज़ आता है GI टैग.
अभी हाल ही में त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक शाह जी ने अभी अनाउंस किया है 2 ट्रेडिशनल आइटम को जीआई टैग मिला है। 2 ट्रेडिशनल आइटम को जीआई टैग मिला है। तो वो ट्रेडिशनल आइटम की बात करें, एक तो है माता बड़ी पेड़ा। माता बड़ी पेड़ा, माता बड़ी पेड़ा जो एक डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, दूध से बनाया जाने वाला ये प्रोडक्ट है माता बड़ी पेड़ा, माता बड़ी पेड़ा। और दूसरा जो है वो है परचा, परचा PACHRA, पचरा, पचरा। दूसरा कौन सा है? पचरा। पचरा की बात करें तो पचरा एक कपड़ा है जो आपको पीछे दिख रहा होगा, ये कपड़ा है। इन दोनों को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, दोनों त्रिपुरा के हैं। जीआई टैग तो पता है ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में पहले भी बताया है। क्या होता है जीआई टैग? की कोई ऐसा प्रोडक्ट जो वहाँ का फेमस प्रोडक्ट हो, उसको हमारे देश में जीआई टैग देने के लिए हमारे देश की सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो वह पूरे ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह में चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है। अगर वो वहाँ की फेमस प्रोडक्ट है जो दूसरे प्लेसेस पर इंडिया में कहीं नहीं बिकता है, तो उसको जीआई टैग दे दिया जाता है। जीआई टैग देने का मतलब ये है कि वहाँ की पहचान बना दिया जाता है, उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को वहाँ की पहचान बना दिया जाता है। बाकी लोग उसको कॉपी कर नहीं बेच सकते, किसी और प्लेस के लोग उसे कॉपी कर नहीं बेच पाएंगे अगर उसे जीआई टैग मिल चुका है। तो जीआई टैग पता चल गया आप लोगों को, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो अभी त्रिपुरा में 2 चीज़ों को मिला है, एक मिला है पचरा को, दूसरा मिला है माता बड़ी पेड़ा को। माता बड़ी पेड़ा और पचरा को मिला है। और ऐसे ही अभी हाल ही में 19 आइटम और हैं जो कहाँ की हैं? आसाम की, जिसको भी जीआई टैग मिला है। अब आप कहोगे सर 19 की 19 याद रखनी है? नहीं, छोड़ दो, 19 की 19 याद रखना बहुत ही मुश्किल वाला काम है। बस याद रख लेना, आसाम की 19 आइटम्स को, आसाम की 19 आइटम को जीआई टैग मिला है और त्रिपुरा की 2 आइटम को जीआई टैग मिला है अभी हाल ही में। ठीक है, आसाम की 19 आइटम्स को और त्रिपुरा की 2 आइटम को जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है। देता कौन है जीआई टैग? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री नाम का ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर कोई चीज़ बहुत फेमस है और मैं उसका काम करता हूँ। अब वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि दूसरे जगह पर उसकी डुप्लीकेट कॉपी ना बिके, और वो जो चीज़ है वर्ल्ड लेवल पर उसकी पहचान मैं बना सकूं, इंडिया लेवल पर उसकी पहचान मैं बना सकूं। जैसे आप लोगों को पढ़ाया भी तो था, अभी हाल ही में एक नींबू थे, नींबू को जीआई टैग मिला था। वो स्पेशल ऐसे पूरे गोल वाले टाइप के नींबू नहीं थे, थोड़े दिन पहले ही आप लोगों को पढ़ाया था। वो वहाँ की पहचान थी, वैसा नींबू कहीं और नहीं मिलता था, है ना। तो भाई जीआई टैग का मतलब आपको पता है कि वैसी चीज़ कहीं और ना मिल रही हो, वैसी चीज़ कहीं और प्रोडक्शन ना हो रही हो और उसकी कॉपी कर लोग ना बेच पाए, उसको सिक्योरिटी दिलवाना, उसको इंडिया और वर्ल्ड लेवल पर फेमस बनाने का काम होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री का। लेकिन ये नहीं किसी भी प्रोडक्ट को उठाकर वो जीआई टैग दे देंगे, नहीं, वो देखेंगे उस प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। वो प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पर जिस प्लेस पर बिक रहा है उसकी कॉपी या वैसा ही वैसा सेम प्रोडक्ट कोई और ना बेच रहा हो, ठीक है, मतलब उस प्लेस से बाहर ना बेच रहा हो, वो जीआई टैग दे दिया जाता है उसे। ठीक है, चलो जीआई टैग आप लोगों को पता चल चुका है। फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ आता है हमारा ओडिशा। ओके, आराम आराम से एक एक पॉइंट करके समझो। ओडिशा में पुरानी वाली इन्फॉर्मेशन भी है जो आपको पहले पढ़ाई हुई है, दोबारा रिवाइज करेंगे। पारादीप पोर्ट, और ओडिशा के अंदर एक पोर्ट है, पोर्ट समझते हैं ना, बंदरगाह। और इस ओडिशा के अंदर एक पोर्ट है पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट अभी हाल ही में टॉप कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया बना है, जिन्होंने दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी खांडला को, जो गुजरात में पड़ती है, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी खांडला को रिप्लेस कर दिया है। तो मतलब देखो कि इस बार 2023-24 में सबसे ज़्यादा माल कहाँ उतरा है, सबसे ज़्यादा सामान की आवाजाही कौन से पोर्ट से हुई है? अभी तक सबसे ज़्यादा माल की आवाजाही होती थी दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी खांडला पोर्ट से, गुजरात से। अब उसको भी पछाड़ दिया, उससे भी आगे निकल गया पारादीप पोर्ट जो ओडिशा में पड़ता है। ओडिशा का पारादीप पोर्ट जहां पर सबसे ज़्यादा माल की आवाजाही हुई इस बार, तो वो पोर्ट का नाम क्या है? पारादीप पोर्ट। आपके एग्जाम में सिंपल आ सकता है, मैक्सिमम कार्गो हैंडलिंग,
मैक्सिमम कार्गो हैंडलिंग पोर्ट इन इंडिया, योर आंसर इज पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट रिप्लेस, किसको रिप्लेस किया उसने? दीनदयाल पोर्ट खांडला वाले को। पारादीप पोर्ट पड़ता कहाँ पर है? ओडिशा में। दीनदयाल पोर्ट पड़ता कहाँ पर है? खांडला गुजरात में है। ठीक है, दोनों पता चल गए। ओके, पारादीप पोर्ट सबसे टॉप पर रहा है कार्गो हैंडलिंग में, सामान की आवाजाही में। ये पॉइंट क्लियर हो गया। बात किसकी चल रही है सर? बात तो चल रही है ओडिशा की। ओडिशा के बारे में क्या क्या पता है सर? ओडिशा में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिस फेस्टिवल का नाम है राजा प्रभा। राजा प्रभा या राजा फेस्टिवल भी बोलते हैं, ये मनाया जाता है। ठीक है, ओडिशा की बात चल रही है। ओडिशा की एक लैंग्वेज है कुई लैंग्वेज। कुई लैंग्वेज जो है वो संविधान के 8th शेड्यूल में इंक्लूड कर रहे हैं। संविधान के 8th शेड्यूल में अभी 22 है, अगर ऐड हो जाती है तो 23 हो जाएंगी। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज? ओडिशा की कुई लैंग्वेज। ओडिशा ने किसानों के लिए कालिया स्कीम बनाई हुई है। कालिया की फुल फॉर्म कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। किसान ने ओडिशा ने किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए एक योजना बनाई हुई है, लाभा योजना। लाभा की फुल फॉर्म लघु बामा जातीय द्रव्य कराया। लघु बामा जातीय द्रव्य कराया, ये योजना है जिस योजना का नाम है लाभ योजना, लाभा योजना। एमएसपी दिलवाने के लिए ये योजना ओडिशा की है। ओडिशा के अंदर बनाया जा रहा है पहला स्किल इंडिया सेंटर। कहां पर? संबलपुर में। इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर ओडिशा के संबलपुर में बनाया जा रहा है। ओडिशा की सरकार ने अभी हाल ही में एक स्वयं योजना भी शुरुआत की थी। स्वयं योजना शुरुआत की थी इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करने के लिए 1-1 लाख रुपए का, जो अपना बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। नए बिजनेस के लिए 1-1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दिलवाने के लिए स्वयं योजना की शुरुआत अभी हाल ही में ओडिशा की सरकार ने की थी। और ओडिशा अपना स्टेटहुड डे, जिसको उत्कल दिवस भी बोला जाता है, उत्कल दिवस या ओडिशा डे भी बोला जाता है, ये कब मनाता है? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को ओडिशा अपना स्टेटहुड डे मतलब ओडिशा डे या उत्कल दिवस जिसको बोला जाता है वो मनाता है। तो ये सारा ओडिशा है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉइंट हो गए ओडिशा के। दोबारा रिवाइज करते हैं। ओडिशा के अंदर एक पोर्ट है, कौन सा पोर्ट? पारादीप पोर्ट, जो कार्गो हैंडलिंग में इस साल सबसे टॉप पर रहा है, जिसने दीनदयाल पोर्ट को पीछे पछाड़ दिया है। ओडिशा के अंदर राजा प्रभा फेस्टिवल मनाया जाता है। ओडिशा की कोई लैंग्वेज शेड्यूल्ड 8 में शामिल होने वाली अभी लैंग्वेज बन सकती है, जो कोई लैंग्वेज है। उसके साथ साथ ओडिशा की कालिया स्कीम है, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। ओडिशा की लाभा स्कीम है, लघु बामा जातीय द्रव्य कराया। ओडिशा के अंदर पहला स्किल इंडिया सेंटर संबलपुर में बनाया जा रहा है। ओडिशा ने स्वयं योजना की शुरुआत की 1-1 लाख रुपए तक का लोन इंटरेस्ट फ्री प्रोवाइड करने के लिए। उसके साथ साथ उत्कल दिवस ओडिशा डे 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 89th फाउंडेशन डे ओडिशा का मनाया जा रहा है। क्लियर है? हाँ भाई, एक पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ आराम से, जिसमें हर एक पॉइंट को बार बार रिवाइज कराता हुआ डिस्कस मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ध्यान से देखना है। उसके बाद जस्ट अ मिनट, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ की और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या आता है? देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ आता है WHO के बारे में। WHO सभी को पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। टेड्रोस अधानोम इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, हेड हैं WHO ने अभी हाल ही में एक प्रोग्राम शुरू किया है। WHO ने लॉन्च किया साराहा, SARAH, साराहा मतलब स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंस फॉर हेल्थ। स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंस फॉर हेल्थ, जो एक डिजिटल हेल्थ प्रमोटर प्रोटोटाइप है, जो एनहांस करेगा, क्या एनहांस करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लोगों को हेल्थ के बारे में नॉलेज देने के लिए ये बनाया गया है साराहा। क्या बनाया गया? साराहा।
वो कहते हैं ये सारा जो है 24/7 8 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा वाया वीडियो और टेक्स्ट। आप यहाँ पर जाकर वीडियो कॉल के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू इनसे बात कर सकते हैं। साराहा इज अ ट्रेन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अक्रॉस द मेजर हेल्थ टॉपिक। ये हेल्थ टॉपिक के बारे में सलाह प्रोवाइड करेगा, जैसे हेल्दी हैबिट्स के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में सलाह ये प्रोवाइड करेगा टू हेल्प द पीपल ऑप्टिमाइज देयर हेल्थ एंड वेलबींग जर्नी। मतलब हमारे वर्ल्ड लेवल पर ये काम करेगा साराहा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला एक प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है। 8 लैंग्वेजेस में काम करेगा, ठीक है। आपको कोई भी मेंटल हेल्थ के बारे में, हेल्दी हैबिट्स के बारे में कुछ भी जानना है तो आप इस साराहा पर जाकर 8 लैंग्वेजेस में इनसे बात कर सकते हैं। 24/7 ये साराहा चलता चला जाएगा। ठीक हो गई बात। तो साराहा क्या है पता चल चुका है आप लोगों को। साराहा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा है WHO जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होगा। लोगों की मेंटल हेल्थ, लोगों की हेल्दी हैबिट्स के बारे में लोगों को मोटिवेट करेगा। लोग यहाँ पर जाकर 24/7 इनसे सजेशन ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं कि कैसे वो अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर पाए, कैसे वो अपनी हैबिट्स को, हेल्दी हैबिट्स को इम्प्रूव कर पाए। तो उसके लिए बनाया गया है ये साराहा। साराहा की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंस फॉर हेल्थ। स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंस फॉर हेल्थ, तो याद रखिएगा, स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ किसने बनाया? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और भी न्यूज़ है WHO के बारे में। WHO ने अभी हाल ही में कोविनेट बनाया। कोविनेट मतलब कोरोना वायरस नेटवर्क। कोरोना वायरस नेटवर्क बनाया। इसमें बहुत सारे जो लेबोरेटरीज हैं, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कोरोना के वैक्सीन बनाते हैं, या कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जो यहाँ पर काम करते हैं इससे रिलेटेड, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया मिलकर, जिसका नाम रखा कोविनेट। ये ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाया? WHO ने। तो WHO ने एक नेटवर्क बनाया कोविड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस का, एक मिक्सचर जो वर्ल्ड लेवल पर इससे रिलेटेड काम करते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? कोविनेट। कोविनेट की फुल फॉर्म कोरोना वायरस नेटवर्क। और उसके साथ साथ WHO के बारे में एक और न्यूज़ आया। WHO ने काबो वर्दी नाम का देश, जिसका नाम केप वर्दी भी है, इसे अभी मलेरिया फ्री कंट्री डिक्लेयर किया है। WHO ने काबो को मलेरिया फ्री कंट्री अभी हाल ही में डिक्लेयर किया है। क्लियर हो गई बात। और WHO के बारे में आप सभी को पता है, WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। टेड्रोस अधानोम इसके प्रेसिडेंट हैं। किसके? WHO के, ठीक है। 1948 में बना था WHO, 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को बना था। 7 अप्रैल को बना था क्या? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिस कारण से 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। कौन सा डे? वर्ल्ड हेल्थ डे, क्योंकि इस दिन WHO बना था। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं इस दिन। तो ये पता चल गया इस बार इस डे की थीम क्या थी? माई हेल्थ माई राइट। माई हेल्थ माई राइट। तो ये सारी बातें किससे रिलेट कर रही हैं सर? WHO से। चलो भाई चलते हैं। तो WHO से रिलेटेड हमारा पहला न्यूज़, WHO ने अभी हाल ही में साराहा नाम का एक डिजिटल हेल्थ प्रमोटर प्रोटोटाइप बनाया है, जिससे लोग आसानी से 24/7 8 लैंग्वेजेस में सलाह ले पाएंगे अपनी मेंटल हेल्थ और हेल्दी हैबिट्स के बारे में। तो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? साराहा। साराहा की फुल फॉर्म स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। उसके साथ साथ WHO ने कोविनेट बनाया। कोविनेट मतलब कोरोना वायरस नेटवर्क। कोरोना वायरस नेटवर्क बनाया है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग देशों के इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे जो कोरोना वायरस से रिलेटेड काम करते हैं। उसके साथ साथ अभी WHO ने काबो नाम के देश को मलेरिया फ्री कंट्री डिक्लेयर किया है। क्या डिक्लेयर किया है? मलेरिया फ्री कंट्री डिक्लेयर किया है। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। 7 अप्रैल को बना था। टेड्रोस अधानोम इसके प्रेसिडेंट हैं। WHO बना था 7 अप्रैल 1948 को, जिस कारण से 7 अप्रैल को एक डे मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे, जिसकी इस बार की थीम है माई हेल्थ माई राइट। क्या थीम है? माई हेल्थ माई राइट। माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए कि WHO के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने इकट्ठे यहाँ पर ही डाल दिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। ओके, चलिएगा नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं।
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एक ही लाइन में याद रखना है। रोमानिया नाम का देश ने बनाया वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेज़र। वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेज़र बनाया रोमानिया नाम के देश ने। रोमानिया नाम के देश ने बनाया वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेज़र। अब रोमानिया नाम का देश है, वहाँ पर कोई पर्सन तो होंगे, पर्सन जिनको 2018 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में, जिनका नाम जीरन और डोना था। जीरन और डोना, इनको नोबेल फिजिक्स प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स मिला था जीरन और डोना को। जीरन और डोना कहाँ के रहने वाले हैं? रोमानिया के। उन्होंने क्या बनाया? वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेज़र। वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेज़र जो हेल्थ सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में बहुत ही पावरफुल काम करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेज़र। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेज़र किसने बनाया? जीरन डोना ने, मतलब रोमानिया ने। जीरन डोना कहाँ के हैं? रोमानिया के हैं। रोमानिया ने बनाया वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेज़र। ठीक है, लेज़र। तो ये पता चल गया, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेज़र किसने बनाया? रोमानिया ने। आगे बात करते हैं इसरो। इसरो ने एक प्रोग्राम चला रखा है, स्टार्ट प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम चला रखा है, इसमें क्या करते हैं? बच्चों को स्पेस एजुकेशन के बारे में मोटिवेट करते हैं। कुछ बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, फिर उनका एक कह सकते हैं वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं और बच्चों को स्पेस एजुकेशन देते हैं। जिस प्रोग्राम का नाम है स्टार्ट की फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग किस लिए है? हमारे यंगस्टर को एनकरेज करने के लिए, स्पेस साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बूस्ट करने के लिए बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। बच्चों को सिलेक्ट कर कर उनको ऑनलाइन मोड में ट्रेनिंग दी जाती है, और ये कौन देता है? इसरो। इसरो का ये प्रोग्राम में जो ऑनलाइन था, ये कब से शुरू हो गया था? 15 अप्रैल से शुरू होकर ये 3 मई तक जाएगा। 15 अप्रैल से शुरू होकर 3 मई तक ये प्रोग्राम जाएगा। तो पता चल चुका है, जिस प्रोग्राम का नाम है स्टार्ट प्रोग्राम। क्या नाम है? स्टार्ट प्रोग्राम। इसमें क्या होगा? जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, और अगर बात कर लेते हैं जो फिजिकल साइंस से रिलेट करते हैं, जो फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, टेक्नोलॉजी स्ट्रीम से, उसके साथ साथ कंप्यूटर से, मैकेनिकल से, फिजिक्स से, रेडियो फिजिक्स से, ऑप्टिक्स से, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स से, इनसे रिलेट कर रहे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए, जहाँ पर उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। वो कहते हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं। कौन से प्रोग्राम में? स्टार्ट प्रोग्राम। तो स्टार्ट की फुल फॉर्म स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। प्रोग्राम का नाम क्या है? स्टार्ट प्रोग्राम। याद रखिएगा, प्रोग्राम का नाम क्या है? स्टार्ट प्रोग्राम। क्लियर हो गई बात? प्रोग्राम का नाम क्या है? स्टार्ट प्रोग्राम। किसने शुरू किया हुआ है? इसरो ने। तो याद रखिएगा, स्टार्ट प्रोग्राम किसका है? इसरो का। स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है? पता चल गया आप लोगों को, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। बात किसकी चल रही है? इसरो की। इसरो के चेयरमैन एस सोमानाथ हैं। और क्या करा इसरो ने? इसरो ने बोला था कि वो अपना स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश करेंगे खुद का 2035 तक, पता है ना, जिसका नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा। उसके साथ साथ अभी हाल ही में इसरो ने अभी हाल ही में 4 लोगों के नाम जो हैं वो अनाउंस किए हैं। मोदी जी ने इसकी अनाउंसमेंट की है, जो गगनयान मिशन के लिए जाएंगे। और ये 4 लोगों के नाम क्या क्या है? प्रशांत, अजीत, उसके साथ अंगद और उसके साथ शुभांशु। याद है ना? प्रशांत, अजीत, अंगद और शुभांशु। उसके साथ साथ इसरो ने जो अभी हाल ही में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने नाम दिया था, जहाँ पर हमारा इसरो का विक्रम लैंडर लैंड किया था मून पर, उस जगह का नाम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने शिव शक्ति दिया था, स्टेशन शिव शक्ति। उसको अप्रूव कर दिया है, कल ही पढ़ाया था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उस नाम को अप्रूव कर दिया है। और उसके साथ साथ इसरो ने अभी हाल ही में
इसरो को अभी हाल ही में सम्मान मिला है। कौन सा सम्मान मिला है? एविएशन वीक लेटरेट्स अवार्ड। एविएशन वीक लेटरेट्स अवार्ड मिला है यूएसए से चंद्रयान मिशन की सफलता के कारण। चंद्रयान मिशन की सफलता के कारण इसरो को अभी हाल ही में एविएशन वीक लेटरेट अवार्ड मिला है। तो ये सारी बातें इसरो के बारे में थी। दोबारा देख लेते हैं एक बार। इसरो के बारे में एक नया था, बाकी सब पुराने थे। एक नया कौन सा था? स्टार्ट प्रोग्राम। किसका है? इसरो का। स्टार्ट की फुल फॉर्म स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। उसके साथ साथ इसरो अपना खुद का स्पेस स्टेशन, जिसका नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, 2035 तक एस्टेब्लिश कर लेगा। उसके साथ साथ प्रशांत, अजीत, अंगद और शुभांशु इसरो के गगनयान मिशन के लिए 4 लोगों के नाम सिलेक्ट हुए हैं। उसके साथ साथ शिव शक्ति स्टेशन नाम अप्रूव कर दिया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, जहां पर हमारा विक्रम लैंडर चंद्रमा पर लैंड किया था। उसके साथ साथ अभी हाल ही में चंद्रयान 3 की सफलता के कारण एविएशन वीक लेटरेट्स अवार्ड इंडिया को मिला है, हमारे देश के इसरो को मिला है। क्लियर है? सारे के सारे पॉइंट कल भी पढ़ा था। ये सारा तो कल ही मतलब लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था। पता चल रहा होगा, एक एक पॉइंट आप लोगों को बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को ना आए। आराम आराम से सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या आता है। द नेक्स्ट न्यूज़ बहुत ही सिंपल सा है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। IIT बॉम्बे, उसके साथ यूनिसेफ इंडिया। यूनिसेफ पता ना, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। उसके साथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट एंड रिसर्च दिल्ली, ये मिलकर डिजिटल हेल्थ एंटरप्राइज प्लानिंग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। 10 वीक का कोर्स होगा, जिसमें डॉक्टर्स को, नर्स को, फार्मास्यूटिकल्स वालों को, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर्स को, सब प्रोफेशनल्स को जो मतलब हेल्थ के फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, ठीक है, बस ये छोड़ दो, ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारा पॉइंट, डिजिटल हेल्थ एंटरप्राइज प्लानिंग कोर्स 10 वीक का ये लॉन्च कर रहे हैं। IIT दिल्ली वालों के साथ मिलकर, IIHMR दिल्ली और उसके साथ यूनिसेफ, ये तीनों मिलकर इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने पार्टनरशिप किया ओपन AI नाम की कंपनी के साथ। ये बना रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम क्या है? स्टारगेट। इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI दोनों मिलकर स्टारगेट नाम का एक सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं, जो AI पर बेस्ड होगा। 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। $115 बिलियन इसकी कॉस्ट आएगी। हाँ भाई, सुपर कंप्यूटर बन रहा है। अभी तक का सबसे जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो USA का है, जिसका नाम है फ्रंटियर। आज तक, अभी तक फ्रंटियर सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है जो USA का है। लेकिन अब आने वाले टाइम में हो सकता है ये जो स्टारगेट नाम का सुपर कंप्यूटर है 2028 में बनकर तैयार हो जाएगा $115 बिलियन की कॉस्ट के साथ, जिसको माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI दोनों मिलकर बना रहे हैं। ये सुपर कंप्यूटर का नाम स्टारगेट है। ये हो सकता है कि आने वाले टाइम का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हो जाए, बट आज की डेट में ये जो सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है जो USA का है, वो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्टारगेट कौन बना रहा है? ओपन AI और माइक्रोसॉफ्ट। ओपन AI और माइक्रोसॉफ्ट दोनों मिलकर वर्ल्ड का एक AI टेक्नोलॉजी वाला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं, जिसका नाम क्या होगा? स्टारगेट। क्या नाम है? स्टारगेट। ओके, पता चल गया, स्टारगेट नाम का सुपर कंप्यूटर। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ आता है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो लार्ज कैप में निफ्टी में सबसे ज़्यादा इसकी शेयर वैल्यू जो है वो बढ़ी है। मतलब सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला कौन सा शेयर बना है? सबसे ज़्यादा रिटर्न जो दिया है वो किसने दिया है? बजाज ऑटो ने। पिछले बार सबसे ज़्यादा रिटर्न मतलब 142% की रिटर्न अप्रोक्सीमेटली दी है। मतलब किसी ने अगर 100 रुपये लगाए थे तो 142.52% उसका पैसा और बढ़ चुका है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 250 से ऊपर पहुंच चुका है। तो ये रिटर्न, सबसे ज़्यादा रिटर्न जो देने वाला बना है वो कौन सा बना है? बजाज ऑटो नाम का शेयर।
ठीक है, तो यहाँ शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा बताना था, जिसलिए ये न्यूज़ लेकर आए थे। आप सभी को पता है शेयर मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज। अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, इंडिया में वैसे तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, लेकिन 2 नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंज है, उसके नाम मैं आपको बता देता हूं, शायद सभी को पता भी हो। इंडिया में 2 नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंज है, एक का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बाकी बहुत सारे रीजनल है, ठीक है, 15-20 होंगे रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन 2 नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो इसका इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर जो टोटल, पहले तो इंडेक्स का नाम क्या है, इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स। सेंसेक्स की फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसेक्स की फुल फॉर्म होती है सेंसिटिव इंडेक्स। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम है निफ्टी। निफ्टी की फुल फॉर्म है नेशनल 50। सेंसेक्स में टोटल 30 कंपनियां आती हैं, 30 कंपनियां आती हैं, निफ्टी में टोटल 50 कंपनियां आती हैं। थोड़ा सा पता होना चाहिए, इंडिया में नेशनल लेवल के 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी एनएससी। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी के इंडेक्स का नाम सेंसेक्स। सेंसेक्स की फुल फॉर्म सेंसिटिव इंडेक्स, जिसमें 30 कंपनियां आती हैं। बीएससी में 30 कंपनी नहीं आती, सेंसेक्स में 30 कंपनी आती हैं। उसके बाद है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसके इंडेक्स का नाम निफ्टी है। निफ्टी में 50 कंपनीज आती हैं, ठीक है। और अभी हाल ही में ये जो निफ्टी है, निफ्टी का ही सबसे टॉप परफॉर्मर कंपनी कौन सी रही है, जिसका सबसे ज़्यादा स्टॉक बढ़ा है, वो है बजाज ऑटो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। इनको कंट्रोल कौन करता है, आप कहोगे सेबी, है ना। इनको सेबी कंट्रोल करता है। सेबी ने अभी हाल ही में स्कोर 2.0 नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। पहले इसका फर्स्ट वर्जन था 1.0 था, 2.0 लेकर एडवांस वाला लेकर आ गए, ठीक है। अब आसानी से 21 दिनों के अंदर अंदर कोई भी कंप्लेंट डालता है इन्वेस्टर, तो वो कंप्लेंट सॉल्व हो जाती है। पहले टाइम ज़्यादा लगता था। इसका स्कोर बस सिर्फ आपको याद रखना है, स्कोर। स्कोर की फुल फॉर्म सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है। सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, जैसे आरबीआई में केस डालने के लिए क्या होता है, सीएमएस होता है ना, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वैसे ही सेबी में केस डालने के लिए क्या है, स्कोर 2.0। स्कोर की फुल फॉर्म सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेबी की चेयरपर्सन माधवी-पुरी है। क्या नाम है, माधवी-पुरी। किसकी चेयरपर्सन है, सेबी की। तो याद रखिएगा, सेबी ने स्कोर 2.0 लॉन्च कर दिया। स्कोर की फुल फॉर्म सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है। क्लियर है, हाँ भाई, सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे, उम्मीद है। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या आता है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम सुना होगा, ये मर्ज हो रहा है किसके साथ, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिनकेयर एयू में मर्ज हो रहा है, ठीक है। फिनकेयर एयू में मर्ज हो रहा है, इसकी अप्रूवल मिल चुकी है। 1 अप्रैल से ये इफेक्टिव में आ जाएगा। फिनकेयर एयू में मर्ज हो रहा है, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। आरबीआई ने इनको लाइसेंस दिया था एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे ही लाइसेंस दिया था, इन्होंने काम शुरू किया, लेकिन ढंग से प्रॉपरली नहीं कर पाए। लॉस में जाने के कारण फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मर्ज हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे रीजंस थे इसके, बस आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। फिनकेयर एयू में मर्ज हो रहा है, फिनकेयर एयू में मर्ज हो रहा है। तो किसने किया, आरबीआई ने। तो आरबीआई के बारे में क्या पता है, और ये जो मर्जिंग की प्रोसेस को अप्रूवल मिलती है वो कौन देता है, आरबीआई। इनको लाइसेंस कौन देता है, आरबीआई। तो आरबीआई ने अभी हाल ही में सेटअप किया एक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, जिसका नाम डिजिटा है। डिजिटा एक नया टूल है साइबर क्राइम से निपटने के लिए। तो बस इतना सा याद रखना है, साइबर क्राइम से निपटने के लिए डिजिटा नाम का एक नया टूल, डिजिटा, जिसकी फुल फॉर्म डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी है जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, साइबर क्राइम से निपटने के लिए आरबीआई ने क्या बनाया है, डिजिटा की फुल फॉर्म डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। और क्या चल रहा था आरबीआई के बारे में, उद्गम पोर्टल तो पता है ना, जिनका पैसा मतलब पता नहीं, लावारिस पैसा, उसके लिए आरबीआई ने उद्गम पोर्टल बनाया। उद्गम की फुल फॉर्म अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे फॉर एक्सेस इन्फॉर्मेशन। उसके साथ आरबीआई की याद में आरबीआई के 90 साल पूरा होने पर मोदी जी ने 90 का सिक्का लॉन्च किया, पता है ना, ये चारों न्यूज़ आरबीआई के बारे में।
कौन कौन से सर? एक तो आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मर्ज होने की परमिशन दे दी फिनकेयर को। उसके साथ आरबीआई ने डिजिटा बनाया, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, साइबर क्राइम से निपटने के लिए। आरबीआई ने लावारिस पैसे के लिए उद्गम पोर्टल बनाया। आरबीआई के 90 साल पूरा होने पर 90 का सिक्का लॉन्च किया नरेंद्र मोदी जी ने। क्लियर है? पता चल चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। आप सभी को मैंने बताया था इंडिया में जितने भी कॉइन्स हैं, कॉइन्स को कौन लॉन्च करता है? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितने भी नोट होते हैं उसको कौन बनाता है? नोट को बनाने का काम सर आरबीआई का होता है, लेकिन एक नोट को छोड़कर वो कौन सा नोट होता है? 1 रुपीज का नोट। 1 रुपीज का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, बाकी सारे आरबीआई बनाता है। सारे नोटों पर साइन कौन करता है? आरबीआई के गवर्नर, बट 1 रुपए के नोट पर नहीं करता है। 1 रुपए के नोट पर साइन कौन करते हैं? हमारे इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी 1 रुपए के नोट पर साइन करते हैं। ठीक है, चलिए अगले न्यूज पर चलते हैं। अभी हाल ही में प्रोफेसर मीना चरनंदा, CHARANDA, ठीक है, मीना जी की बात चल रही है। मीना की बात चल रही है। मीना चरंदा जो खिलंदी स्कूल दिल्ली, खिलंदी कॉलेज, ओके, खिलंदी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल हैं। इनको अभी हाल ही में इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड मिला है। किनको मिला? इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड। ये मिला मीना जी को। ठीक है, मीना चरंदा जी को अभी हाल ही में, जो खिलंदी कॉलेज दिल्ली की प्रिंसिपल हैं, उनको इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड मिला है। उनकी सोशल सर्विस में, एजुकेशन में योगदान के कारण अभी हाल ही में उन्हें इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड किसे मिला है? मीना जी को। बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मीना जी को मिला इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड। उसके साथ साथ हॉकी इंडिया ने अभी हाल ही में अवार्ड बांटे, जिसमें प्लेयर ऑफ द ईयर मेंस में हार्दिक सिंह को मिला है, प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन्स में सलीमा तेते को मिला है, गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश बने हैं, वुमेन अंडर 20 प्लेयर दीपिका बनी है, मेंस अंडर 20 प्लेयर वो बने हैं अराईजीत सिंह। तो याद रखिएगा, प्लेयर ऑफ द ईयर तो प्लेयर में मेंस और वुमेन्स तो याद रखना ही पड़ेगा। प्लेयर ऑफ द ईयर में मेंस में हार्दिक और वुमेन्स में सलीमा। हार्दिक और सलीमा प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं। क्लियर है? प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक और सलीमा बने हैं। हॉकी इंडिया ने अभी हाल ही में इनका नाम चुना है, हार्दिक और सलीमा, प्लेयर ऑफ द ईयर मैन एंड वुमेन। ठीक है, और अवार्ड की बात कर लें। ये 2 अवार्ड अभी हमने देखे। एक तो मिला है इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड मीना जी को, दूसरा दिया हॉकी इंडिया ने प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक और वुमेन में सलीमा, गोलकीपर में PR श्रीजेश और वुमेन अंडर 21 में दीपिका फीमेल्स में और अराईजीत मेल्स में। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बन सकता है। इंडिया की पहली AI बेस्ड फिल्म, इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म बन रही है, जिसका नाम क्या है? इराहा। इसका अभी ट्रेलर और इसका एक सॉन्ग रिलीज हुआ है मुंबई महाराष्ट्र में। इसका ट्रेलर अभी हाल ही में और इसका सॉन्ग रिलीज हुआ है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया की पहली AI बेस्ड फिल्म है। याद रखो, इंडिया की AI बेस्ड फिल्म, जिसको डायरेक्ट किया है सैम भट्टाचार्य जी ने, जिसका नाम है इराहा, जो इंडिया की पहली AI बेस्ड फिल्म है, जिसका ट्रेलर अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, मूवी का नाम क्या है? इराहा, जो इंडिया की पहली AI बेस्ड फिल्म है, AI बेस्ड मूवी है। आगे बात कर लेते हैं एसोचैम, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं संजय नायर, जिन्होंने अजय सिंह को रिप्लेस किया एसोचैम के, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? संजय नायर। उसके साथ साथ इजिप्ट के नए प्रेसिडेंट बने हैं अब्देल फतेह अल सीसी इजिप्ट के नए प्रेसिडेंट बने हैं। उसके साथ साथ सेनेगल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जिनका नाम क्या है? सोनको। याद रख लेना, सेनेगल सोनको। सेनेगल के क्या बने हैं? सोनको। सेनेगल के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? सोनको। ठीक है, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन आ गया।
लेकिन इसको रिवाइज करवाता हूँ पहले। एक बार देखो, एसोचैम के संजय नायर, उसके साथ इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी, सेनेगल के सोनको बने हैं। और आयुष्मान खुराना जो बॉलीवुड एक्टर हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया है। इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया है अर्ज टू द यंगस्टर टू वोट द लोकसभा इलेक्शन, मतलब हाल ही में इलेक्शन आइकन बोल सकते हैं। इलेक्शन के प्रति लोगों को मोटिवेट करने के लिए आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शन आइकन बोल सकते हैं, इलेक्शन आइकन अपॉइंट किया है यंगस्टर्स के लिए, किसे? आयुष्मान खुराना को। और तुम्हें और क्या पता है? सर हमें तो और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें पता है। क्या क्या पता है सर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमें ये पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की एज 80 से 85 कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्वीप नाम का प्रोग्राम, स्वीप की फुल फॉर्म क्या है? स्वीप की फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये प्रोग्राम शुरू किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है, उनके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर जयनेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू हैं। KYC नो योर कैंडिडेट प्रोग्राम शुरू किया था कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड जानने के लिए। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 शुरू किया था। उसके साथ साथ मेटा और गूगल के साथ हाथ मिलाया था। उसके साथ साथ शीतल देवी को अपना नेशनल पर्सन फॉर डिसेबिलिटी का आइकन बनाया था। और उसके साथ साथ सक्षम ऐप की शुरुआत की थी ऐसे बुजुर्गों के लिए जिनकी एज 85 से ऊपर है, या जिनकी जो डिसेबल्ड पर्सन है 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी जिनकी है। तो ये सारा इलेक्शन कमीशन है। दोबारा सारा देखते हैं। सबसे पहले हमने ये अपॉइंटमेंट पढ़ी। एक अपॉइंटमेंट पढ़ी एसोचैम के प्रेसिडेंट संजय नायर, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी, सेनेगल के सोनको बने हैं। उसके साथ आयुष्मान खुराना इलेक्शन आइकन बने हैं। साथ साथ इलेक्शन में बैलेट पेपर से वोट डालने की जो एज है 80 से 85 कर दी है। स्वीप प्रोग्राम शुरू किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन है? उसके साथ साथ नो योर कैंडिडेट प्रोग्राम की शुरुआत की है, एप्लीकेशन की शुरुआत की है। जिसको आप वोट डालना चाह रहे हैं उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने के लिए नो योर कैंडिडेट शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा वोटिंग टर्नआउट रेशो को बढ़ाने के लिए मिशन 414, गूगल और मेटा के साथ हाथ मिलाया है। शीतल देवी को पर्सन विद डिसेबिलिटी का आइकन बनाया है। सक्षम ऐप शुरुआत की है। तो ये सारे काम किसने किए हैं? सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और मैं कम से कम कितनी बार पढ़ा चुका हूँ ये भी आप लोगों को पता चल रहा होगा। कम से कम भी मैं इसको 4 से 5 बार रिवाइज करवा चुका हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट न्यूज क्या आता है? नेक्स्ट न्यूज आता है महाराष्ट्र ने जीता अभी हाल ही में नेशनल खो खो चैंपियनशिप मेंस और वुमेन्स दोनों में, जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुई। नेशनल खो खो चैंपियनशिप, नेशनल खो खो चैंपियनशिप किसने जीती है? महाराष्ट्र ने। नेशनल खो खो चैंपियनशिप किसने जीती है? महाराष्ट्र ने। मेंस कैटेगरी भी और वुमेन्स कैटेगरी भी, दोनों की दोनों कैटेगरी किसने जीती है? महाराष्ट्र ने जीती है। क्लियर है? महाराष्ट्र ने वुमेन्स और मेंस दोनों कैटेगरी जीती है। आगे बात करते हैं आज के अपने लास्ट न्यूज की और। नेशनल मैरीटाइम डे। कौन सा डे है? मैरीटाइम। मैरीटाइम डे मनाते हैं 5 अप्रैल को। और 5 अप्रैल को ये मनाया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे। मैरीटाइम के बारे में पता ना, समुद्री। और मैरीटाइम 5 अप्रैल को मनाते हैं। क्या कोई मुझे बताएगा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? याद करो, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। मैरीटाइम मतलब समुद्री, मैरीटाइम, ठीक है। उसके साथ साथ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उसके साथ साथ कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? और उसके साथ साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये चारों का हेडक्वार्टर
लंदन यूके में पड़ता है। याद करो, ट्रिक बताई थी सर, यूके से ब्रिटिशर आए थे समुद्र के रास्ते, मैरी टाइम एरिया के थ्रू, हमारे देश का सारा सोना, हमारे देश की सारी वेल्थ उड़ाकर ले गए थे, और हम एमनेस्टी इंटरनेशनल में केस करते रह गए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के प्रति केस करने के लिए होता है। वर्ल्ड लेवल पर ह्यूमन राइट्स का कोई अगर मिस यूज कर रहा है, गलत ह्यूमन राइट को प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जैसे हम बाहर जाए, हमारे साथ गलत बिहेव करे वहाँ की सरकार, तो हम एमनेस्टी इंटरनेशनल में केस कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, एमनेस्टी इंटरनेशनल और कॉमनवेल्थ, सभी का हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। और वही नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाते हैं? 5 अप्रैल को। क्लियर है? चलिएगा, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन नए सेशन के साथ, अप्रैल के वीक 2 के साथ। पुराने वालों को रिवाइज करते चलो, नए वालों को पढ़ते चलो, चीज़ों को सीखते चलो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल।